बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजरे होंगे। और जी हर रोज़ की तरह आज भी बहुत सारे लोगों ने शिकायत ये की है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लोड शेडिंग होने की वजह से सभी लोग तो परेशान हैं, अब ट्रिपिंग भी हो रही है और इसके साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या किया जा सकता है जी, हम आपको बताते रहते हैं कि जी ये सूरत हाल तो फ़िलहाल ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ इलाकों से इशू ये भी आ रहा है कि जी गैस बहुत ज़्यादा कम है, गैस की लोड शेडिंग भी है। यानी मसला एक नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं जिससे लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और मसाइल हल करने वाला यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, कुछ खबरें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात से। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है, इस रमज़ान मुबारक के अंदर जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र किया करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। रमज़ान का एक लम्हा भी ज़ाया न करना, इसको ज़ाया न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप दरूद शरीफ को अपनी आदत बना लें, आप इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लें, तो यकीन माने कि आपके बहुत सारे मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि हम कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं, जो बातें शातें कर रहे हैं उससे भी जान छूट जाती है। आप जब इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, राइट ट्रैक पे रहते हैं, किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, आप अच्छी सोच आपकी खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखें, आपसे बहुत सारी बुरी आदतें आराम आराम से छूटने लग जाती हैं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी। खबर क्या है? सस्ते आटे चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म, बाजारों में आने वाले परेशान। लोड शेडिंग का ताप जारी, वोल्टेज ड्रॉप होने से एसी कूलर पंखे खराब होने की शिकायत। मौसम बदलते ही डेंगू की वापसी, शहर में डेंगू के 2 नए केसेस सामने आ गए। और इसके बाद ब्यूरोक्रेसी के तेवर कैसे तब्दील हुए ये भी बताएंगे आज के शो में। खबरें आप जान चुके हैं, इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र। आप मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, क्यों? मैंने वो नेकी की बातें थी, अच्छी बातें हैं, और कई खतून ये कहे कि आप विर्द करें और बातें ना करें, तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा महसूस होता है जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें और नमाज अपनी आदत बना लेते हैं, बहुत सारी आप किसी का बुरा करने लगते हैं, आपके दिल में आता है अभी मैंने नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला जो के मज़ा वो जो नंद की बुराइयां करने में है और जो अपने से जेठानी की और देवरानी की बातें करने में है माँ के साथ, वो मज़ा ख़वातीन कहाँ छोड़ती हैं। वो मतलब नमाज छूट सकती है और उसकी विर्द छूट सकता है, वो ये बातें नहीं छूटता। मैं इसलिए हंस रहा था, एक खतून के मुँह से ये सुनना कि विर्द करें बातें ना करें, वो बड़ा अजीब सा लगता है अपने माशरे को देख। आपको पता है, मैं आयशा को ये कहती हूँ, मैं ऑफिस से अपना काम जल्दी से वाइंड अप करके भी इसीलिए घर चली जाती हूँ कि जितना टाइम आप कम किसी जगह पे बैठे उतना ही आप किसी की बात भी कम करते हैं, गॉसिप में आपका पार्ट कम होता है। ऐसे रमज़ान है, नमाज कुरान पढ़े, अपना दिल लगाएं। तुम्हें हम वली समझते जो ना बादा खार होता है आपको उन ख़वातीन में शुमार नहीं करते, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ख़वातीन का मशगला और उनका शुगल, क्योंकि वो बाहर तो जाती नहीं है, हाँ। दोस्तियाँ होती नहीं हैं और उनका आपस में ही गिला शिकवा है, एक घर के अंदर ही रहती हैं और उसी में वो उन्होंने रहना भी है, बोलना भी है। आप सुबह सुबह ख़वातीन की बातें करने बैठ गए, आप जाने दे, मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। मैं मर्द हजरात की मिसालें अपने सामने देखती हूँ, सुबह सुबह उठते ही एक खतून से वास्ता बढ़ता है, तो इसलिए ख़वातीन की बातें सारा दिन करता हूँ। चले जी, आज की खबरों की तरफ चलते हैं। सस्ते आटे की बात हो रही है। फाइनली मैं कल भी ये कह रही थी कि अब कुछ सस्ता भी मिल रहा है, ये हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपसे।
सस्ता आटा चीनी, पहले लीड लगी होती थी महंगा आटा, महंगी चीनी नायाब हो गई, अब सस्ते की बात तो की जा रही है। शनाख्ती कार्ड क्यों दिखाएं आप, यानी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, अपनी शनाख्त दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक शनाख्ती कार्ड की वैल्यू ये है कि आटा लेने के लिए आप लेके जा रहे हैं, क्यों आमिर भाई? नहीं, ये वैसे पिछली हुकूमत ने किया था और उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप एक रमज़ान बाज़ार से निकले, दूसरे सस्ते बाज़ार में गए, वहाँ से चीनी ले ली, फिर उससे अगले सस्ते बाज़ार, और उसके बाद जाके बिल्कुल, फिर उसके बाद जाके आपने गली मोहल्ले में अपनी दुकान पर उसको जो 70 रुपये में ली चीज़ वो 90 रुपये 100 रुपये में बेच दी। बिल्कुल। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये है कि जो आम आदमी है उस बेचारे को वो चीज़ वहाँ से नहीं मिलती। आपने अक्सर शिकायत सुनी होगी, ना सिर्फ दुकानदार, माजरत के साथ लोग भी आमिर भाई घर में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा बहुत अच्छा किया था कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और उस पर आप चीज़ ले लें और उसका इंदराज हो जाए। तो इसमें क्या बुराई है? अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है और अगर आप दिखा भी देंगे तो इसमें क्या कोई आपकी उतर जाती है? कोई इसमें कोई इज्जत का खात्मा हो जाता है? नहीं, उसमें एक जगह से आपको एक चीज़ जो है वो एक मिलनी है और उसको आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, तो इसमें क्या, इसमें कोई इज्जत नहीं समझ आमिर भाई अब थोड़ा सा मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि वो शहरी जो कि दूर दराज से आए हैं जिनको नहीं मालूम। चलिए जी, हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप जिस भी रमजान बाजार में जा रहे हैं आईडी कार्ड जरूर लेके जाएं। अभी ईद बाजार आने हैं, अभी सस्ते बाजार आने हैं, अभी और भी जुमा बाजार हैं, सब जगह पे देखें पाकिस्तान को जिस तरह के हालात दरपेश हैं उसमें हर शहरी अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखे। हमारे यहाँ मसला ये है कि आईडी कार्ड साथ रखने के बजाय हम उसको घर में दराज में लॉकर में रखते हैं, खुद अपने पास नहीं रखते हैं। और आपकी शनाख्त किसी जगह भी चेक की जाए तो आपके पास कुछ निकलता नहीं है, फिर आप मिन्नतें करते हैं। मैंने खुद देखा है मोटरसाइकिल वाले और बेचारे शनाख्ती कार्ड तक नहीं होता उनके पास। क्यों नहीं होता भाई? आपकी चीज़ आपको बनाकर गुम हो जाएगा तो दोबारा बन जाएगा, कौन सा मसला है? और अब तो इतना जदीद दौर आ चुका है, आप उसकी कॉपी, एक कलर्ड कॉपी भी पास रख ले तो आई थिंक दैट इज इनफ। आईडी कार्ड दिखाना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, आप दें। उन दुकानदारों से बचे जो इस तरह से चोरी से चीनी ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं और फिर महंगे दामों बेचते हैं, उससे गरीब आदमी जो है तंग होता है। एग्री, आप ये कर लें। अब ये जो स्टॉल्स मालिकान गायब करते हैं आटा चीनी, इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आमिर भाई आपने दुकानदारों की तो बात कर ली कि वो इकट्ठी चीज़ें उठा के ले जाते हैं। हमने पिछले रमज़ान बाकायदा शोज़ ऐसे किए हैं और बताया हमारे प्रोग्राम्स में कि किस तरह काउंटर के नीचे छुपा के रखी इस तरह की आई मस्ट से कि अभी भी ये सब कुछ हो रहा है। इस तरह की करप्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब इसको लेके चलते हैं। ये सारे रमज़ान बाजार सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये सुन ले, ये सारे रमज़ान बाजार सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है, जो इसकी सुपरविजन करती है, जो इसको देखती है, स्टॉल्स देती है और उस पर चेक एंड बैलेंस रखती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मतलब है डीसी आपका, डिप्टी कमिश्नर, उससे ऊपर चले जाए फिर कमिश्नर, फिर उससे ऊपर चले जाए तो आपकी हायरार्की में चीफ मिनिस्टर वो आ जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। कहाँ तक इसको आप रोकेंगे? यहाँ पर बात है ईमानदारी की और बेईमानी की। कुछ लोग ईमानदार हैं, मदूद चंद बेईमान हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शुक्र अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर जितनी गुर्बत है, जितनी बेरोज़गारी है, जितनी महंगाई है, यहाँ ज़्यादा लोगों को बेईमान होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की बेशतर आवाम जो है वो ईमानदारी से अपना अभी कल काम करती है। बाजार जाने का एक्सपीरियंस हुआ और मैंने जगह जगह पर दस्तरखान लगे देखे, मेरा इतना दिल खुश हुआ कि मतलब इतने बड़े लेवल पे लोग अफ्तारी कराते हैं, सहरी का एहतमाम करते हैं। मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के बारे में इस्लामी लंगर खाने सारा साल चलते हैं। बिल्कुल, और बहरिया टाउन लंगर खाना सारा साल चलता है। बिल्कुल। इसी तरह से मैं जिना हॉस्पिटल में गोहर इजाज साहब और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उनका चलता है। फिर मैं बहुत सारी फर्म्स को जानता हूँ जो हॉस्पिटल्स में खाना देते हैं, सारा साल देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा राशन तकसीम करते हैं। राशन के बाकायदा वो गिफ्ट पैक्स आते हैं कि वो आप अपने लोगों को दे, तो ये लोग तो बांटते हैं, लोग देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मौजूद चंद बेईमान लोग हैं, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये बेईमान पर वो स्टैम्प लगा दी जाए और उसको बता दिया जाए उसके महल्लेदारों को, उसको एक आध आप एग्जाम्पल बना दें, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में ईमानदार है। मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादातर 90% हम लोग ईमानदार हैं, बिल्कुल मेहनत से काम करते हैं। कि आप सुबह आती हैं, ये मेरे कैमरामैन आते हैं, ये प्रोड्यूसर्स आते हैं, खेतों में जो काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में मुलाजिम हैं, वो क्या बेईमानी करेंगे? बिल्कुल ऐसे। किस तरह की बेईमानी करते हैं? मौजूद चंद लोग हैं जो सरकारी अफसर हैं कुछ, और कुछ ये आपके दुकानदार होंगे जिनका आपने भी जिक्र किया, कुछ होंगे, वो भी सारे नहीं। उनको सिर्फ ये पैगाम रमज़ान के हवाले से दे दूँ कि ईमानदार ताजर का दर्जा रोज़े क़यामत सिद्दीक़ीन और शहीदैन के अंदर होएगा, उनको शहदा के अंदर
ले जाया जाएगा, जिनसे कोई जो ईमानदार ताजर हैं, जो बेईमान है, जिन्होंने चीनी में, आटे में, मिर्चों में मिलावट करनी है, अल्लाह उनको जो है हिदायत दे। और इस रमज़ान के महीने में हम देखते हैं मिलावट शुदा अशिया ज़्यादा बिकती हैं, गंदे आयल में चीज़ें तली जाती हैं, पकाई जाती हैं, वो लोगों को खिलाई जाती हैं। और इसमें आप PIC चले जाएं, हम तो क्योंकि आजकल रोज़ाना जाते हैं वहाँ बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे इबरत हासिल करनी चाहिए। ये जो बेड पे लेटे हैं, इनको, जिनको आपने गंदा घी और गंदी मिर्चें और गंदा मसाले खिलाए, कल को आप भी इसी बेड पे होंगे, बिल्कुल, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप पागल खाने में होंगे, क्योंकि आपके पैसे आपके पास रहेंगे। बिल्कुल, ये दुनिया जो है मक्का फाते अमल है, आपके ऊपर चीज़ें पलट कर आती हैं। बस यही चीज़ें हम सोचना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से सभी लोग जो है सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, लोड शेडिंग होना एक अलहदा चीज़ है, मतलब आप लोड शेडिंग का अजाब भुगत लें, आप महंगे बिल जो है वो पे करना भुगत लें, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं आमिर भाई, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लाखों रुपए के आपके AC, अब तो बहुत ही महंगी हो गई, वही तो कह रही हूं। अब तो बहुत ही महंगी होगी चीज़ें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की। और मज़े की बात है ना कि ये पिछले 3-4 साल से ट्रेंड आया है कि लेस्को जो है वो शॉर्टफॉल को ख़त्म करने के लिए वोल्टेज कम कर देता है। आपके पंखे जो हैं वो आवाज़ देना शुरू हो जाते हैं, आपके टेलीविज़न अगर आपने उसके साथ कोई स्टेबलाइज़र नहीं लगाया तो वो गया। फ्रिज और फ्रीज़र्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे खराब आपके 24 घंटे। अब आप सोए हुए हैं, आप कितना चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मुझे बता दें। आप क्या करते हैं, आप उसकी वोल्टेज खींच लेते हैं, यानी वो जो आपको 220 मिलना चाहिए वो आपको 100-125 मिलता है। उससे क्या चीज़ें चलेंगी, क्या ठंडक करेंगी। मैं खुद बेगम से कह रहा था कि ये फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही, कहते फ्रिज ठीक है। हाँ। और दिन में कुछ अर्सा टाइम ऐसा आता है कि इसमें वोल्टेज कम हो जाते हैं। हमने क्योंकि स्टेबलाइजर लगाया हुआ है तो वो बता देता है, वो दोनों तरफ के बताता है हर कोई लगा सकता है स्टेबलाइजर, इनपुट आउटपुट क्या है तो वो बताता है। मैंने तो भाई अपने टीवी के साथ भी लगाया, अपनी चीज़ें अपनी खुद हिफाजत करें। आपको केयर करनी पड़ती है। ये तो लेस्को वाले तो नहीं करने लगे, लेकिन इन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया है कि ये वोल्टेज कम करते हैं और हम इसको हमेशा पिन पॉइंट करते हैं कि ये इसका नोटिस लिया जाए। बिजली कम है, आप लोड शेडिंग करें। पहले तो बात है बिजली कम नहीं है, 7000 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट्स इसलिए बंद हैं कि साबका हुकूमत की नाअहली की वजह से ना उनमें कोयला है ना उनमें गैस है। ये ब्लेम गेम पता नहीं कब, ये ब्लेम गेम नहीं है। आमिर भाई वो कहते थे PTI वाले के नून लीग ये सब कुछ कर गई है, नून लीग PTI अब वाले एक कहते दूसरे थे, को ब्लेम करते रहे। PTI वाले कहते थे कि नून लीग महंगे बिजली के प्रोजेक्ट लगा के गई, और हम वो भी पैसे उतार रहे हैं। ये नहीं कहते थे कि बिजली नहीं है। हाँ। पैसे उतारने नहीं होते हैं, पैसे तो कंज्यूमर ने पे करने हैं। बिजली अगर 22 रुपए का यूनिट है, 23 रुपए का यूनिट है, 27 रुपए का यूनिट है, कहते थे ना इतने इतने महंगे प्रोजेक्ट है, अगर हम लेके चलेंगे अब महंगी बिजली तो आपने ये किया, आपने बर वक्त सौदे नहीं किए, ना कोयले का, ना LNG का, ना LPG का, जिसका नुकसान आज अवाम भुगत रहे हैं कि 7000 मेगावाट बिजली जो है वो आपके नेशनल ग्रिड में है ही नहीं। ऐसे ही कहाँ से लेस्को दे दे, मैपको दे दे, फेस्को दे दे, पेपको दे दे, कहाँ से दे दे, है ही नहीं एक चीज़। अगर ये 7000 मेगावाट की बिजली के प्लांट चलते तो आपके पास सरप्लस बिजली थी। आपके जो आप अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि आपके वाट्स पूरे नहीं आते हैं 220, वो भी पूरे आते, बिल तो आवाम वही दे रही है। बिल आप या मुझे बताएं, बिल कम हो गए? बिल्कुल। जो यूनिट PTI की गवर्नमेंट बढ़ा के गई है, जिस कदर बिजली महंगी करके गई है, क्या उसमें से कमी हुई है? कुछ बिल्कुल नहीं हुई। फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले में भी आप चार्ज कर लेते हैं, हर दूसरे महीने, 1 महीने के बाद आप बता देते हैं जनाब मार्च में हमने फ्यूल महंगा लिया था, उसकी आपको पे करनी पड़ेगी अप्रैल में, या अप्रैल में फ्यूल महंगा लिया था तो वो आप जाके जुलाई में पे करेंगे। वो हम पे करते हैं तो कौन करता है पे? महंगे क्या हैं इसमें? आप बिजली फराहम करें, लोगों का कारोबार चले। मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ कि न्यूजीलैंड में गया तो न्यूजीलैंड में वहाँ CNG स्टेशन खाली पड़े थे और वो बेच रहे थे, कबार के भाव पाकिस्तानी भी खरीद रहे थे उसमें। तो मैंने पूछा ये कि आप CNG बंद क्यों करें? कहते गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई? कहते हाँ जी, यहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी, उसने कहा कि गैस जितनी भी है हमारे पास बहुत कम गैस है, इसको खर्च करें। अच्छा। इससे फैक्ट्रीज चलाएं, इससे आप इंडस्ट्री चलाएं, इससे आप जो काम ले सकते हैं ले लें, ताकि एक दफ़ा हमारी इकोनॉमी रन में आ जाए। तो उसके बाद लोगों को अब कहता है गैस खत्म हो गई, लेकिन इकोनॉमी का जो वो रन अप जो उसने लिया था, स्टार्टआप लिया था, वो अभी तक चल रहा है और वो चलता रहेगा, क्योंकि पैसा आता रहेगा और पैसा सर्कुलेट करता रहेगा। और न्यूजीलैंड वो मुल्क है जो मैं आपको हैरानगी होगी कि पोल्ट्री और गोश्त की मसनूआत जितनी मिडल ईस्ट में आती हैं वो सारी न्यूजीलैंड से आती हैं। बिल्कुल। छोटा सा मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया।
यहाँ अजब बात है कि आपने कह दिया कि जी वो महंगे प्लांट लगा के गए थे, तो वो चला दो, बिजली दो लोगों को, बिजली लोगों के पास पूरी आएगी, मुकम्मल आएगी, जो फैक्ट्रीज हैं वो चलेंगी, जो यूनिट्स हैं छोटे छोटे घरेलू यूनिट्स हैं वो चलेंगे, वो चलेंगे तो और इकोनॉमी में वैसे प्लस भी अब करते ईद है, हर दुकान में मसला ये है, आप बाजार चले जाएं, हर दूसरा बंदा ये कह रहा है बाजार में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, काम मुतासर हो रहा है। वो आपके एलईडी बल्ब आपको जगह जगह जलते बुझते नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है, वो ऐसे जाते हैं, इस वजह से ऐसे। उसके अंदर जो चिप है वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये हालात ठीक होने वाले नहीं है। हम हर रोज़ आपसे ये भी डिस्कस करते हैं, आगे गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी आपको ये मज़ीद लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ेगा, खुद अपनी चीज़ों की एहतियात करनी पड़ेगी। अलबत्ता यहाँ पर तो कोई जो है इसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे सोलर पे चले जाए, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मुश्किल है आमिर भाई, बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता चले। चल मान लेते हैं, लेकिन लाखों रुपए की सोलर प्लेट्स कैसे खरीदे, कौन नहीं, लाखों रुपए एक एक करके लगा लेना। मैंने कब कहा कि आप लाखों रुपए का एक ही दफा इंस्टॉल, 5 लाख रुपए का कराएं तो आपके एसी भी चल जाता है, पता है आपको। चले आप ना करें भैया, आप 5000 रुपए में कर लें, एक प्लेट तो ला के रखें घर में। हाँ, कम से कम आप आराम आराम से करना शुरू करेंगे तो ये एक पंखा सोलर पे कर लें, अजाब से आपकी जान हाँ, छूट इस जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मौसम की तब्दीली के साथ जी डेंगू भी सर उठाने लगा है, 2 सामने आ गए हैं और शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं। जी आमिर भाई, और डेंगू और शहबाज शरीफ इकट्ठे आए हैं, हाँ। और वो काबू कर लेंगे, उनको आता है ये तरीका। वो अब उनका, लेकिन इस दफा तो वो वजीर आजम है आमिर वो भाई। वजीर आजम भी वजीर आला जैसे ही है, वो जाके मेट्रो में बैठ गए, हाँ। वो उनका स्टाइल है, वो इस तरह से वो बात नहीं, वो दफ्तर में जाके बैठेंगे, वो बैठने वाला बंदा है ही नहीं, वो तो या दामन यजना चाक या अपना गिरेबां चाक, वो तो वैसा बंदा है। तो ऐसे बंदे जो हैं वो काम किया, और अगर उनके बेटे की हुकूमत आ जाती तो वो कहते हैं कि पिता पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा, तो हमजा भी उसी का बेटा है शहबाज शरीफ साहब का, तो मेरा ख्याल है वो भी काबू पा लेंगे। ये पिछले 2 साल में काबू नहीं आया। मुझे एक सरकारी अफसर का, मैंने आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि डेंगू से इतनी मौत हुई लेकिन हमने उसको चलने नहीं दिया, हमने उसको कोरोना के खाते में डाला, हमने उसको मुख्तलिफ खातों में डाल के उसको बाहर नहीं निकलने दिया। और ये एक सरकारी अफसर के थे मेरे पास अदादशुमार, जो उसने पूरे बताए इतने लोगों की डेथ हुई, लेकिन गवर्नमेंट के जो बुजदार सरकार थी उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि मेरा ख्याल है जूं के ऊपर वो खुद रेंगे होंगे, इतने आहिस्ता आहिस्ता चलते थे वो। तो अभी जो चेंज आया है, रजीम चेंज आई है, वो जो अच्छा, ये वैसे मौसम मुझे अभी हम मच्छर तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो मलेरिया का खतरा भी है, डेंगू के लिए यही मौसम अभी तो क्या मच्छर ज़्यादा नहीं है आमिर भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा सुन, अभी मच्छर ज़्यादा इसलिए नहीं है कि अभी बारिशों का सीज़न नहीं है। एक आध बारिश होने दे, प्लॉट्स में पानी जमा होने दे, फिर उसके बाद मच्छर उस पर बनेगा और फिर वो काटने के लिए आएगा। अभी जो मच्छर है गर्मी से मर रहा है, इतनी गर्मी शदीद है और खुश्क मौसम है। मेरे इलाके में फिर कहाँ से इतना सारा मच्छर? वो आपके इलाके में खुला इलाका होएगा ना, उसमें बहुत सारे पार्क्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ रोज़ पानी लगता होगा, तो वहाँ मच्छर आ भी जाता है, कोई नहीं। अभी बारिश जो होगी उससे जो पानी जमा होएगा, जिसको निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, कोई सीवरेज की नई स्कीम जो है आपको लाहौर में कहीं नजर आई? हाँ। नहीं है। टाउनशिप के इलाके में कॉलेज रोड पे कल एक प्रोटेस्ट था, और आज मुझे इत्तफाकन वहाँ से गुजरना हुआ मेरा, तो मैंने देखा ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया हुआ है, अब हर वहीं का वहीं पड़ा है। अच्छा, खारक नाला जहाँ से मेरा रोज का गुजर है, वहाँ पे जो काम था वो वासा के जिम्मे था कि वहाँ पे वो बैठ गई थी रोड, वासा ने अपना सर्विस कराना था, काम छोड़ के ठेकेदार भाग गए। कोई ठेकेदार अब काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब पिछले बिल लेने मुश्किल हो जाने ने, क्योंकि जो आ गया है उसने आके चेकिंग करनी है, उसने कहना जी ये काम इस नवीयत का हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब के आने का खौफ जो है वो ठेकेदारों के दिलों में है, उनको पता है इनके बिल क्लियर नहीं होंगे, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, इसलिए वो काम छोड़ के भाग गए हैं। मेरी दरख्वास्त है जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि अभी हमारे पास तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो आप ही कुछ दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनकर लाहौर आएँ, और लाहौर में कम से कम जो काम बंद हैं, जैसे मैंने बताया कॉलेज रोड का काम बंद है, खारक का काम बंद है, आपकी रायविंड रोड का काम बंद है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम जो है इसी तरह में है, वो आके शुरू करवा दें ताकि लोग सुख का सांस लें और आपको दुआएं, लोगों के मसाइल हल हों। अच्छा जी, बाकी रह गई जहाँ तक हमने डेंगू की बात की थी, थोड़ी सी एहतियात आप लोगों ने भी करनी है, और आपने अपने लिए ये एहतियात करनी है। अपने घर में साफ़ पानी जहाँ कहीं पे भी नज़र आता है इर्द गिर्द वाले प्लॉट्स में, तो उसको प्लीज़ तल्फ कर दें, अपने आप को भी महफूज रखें, अपने प्यारों को भी महफूज रखें। बाकी हम दूसरों को तनकीद करते रहते हैं कि जी इंतज़ामिया ने ये काम नहीं किया, फ़लाँ ने ये काम नहीं किया। थोड़ा सा आपने खुद भी अपनी जगह का, घर का ख्याल रखना है, ये सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। और आपने सुन रखा होगा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और ऐसा तो होता ही है जी। पीटीआई के हलकों के लिए मुख्तस फंड रोक दिया गया। जी आमिर, अफसरान को पता चल गया है कि गवर्नमेंट किसकी आने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही ये इंडिकेशन होती है। और ये भी गैर ज़रूरी तौर पे फंड्स दिए गए। मैं इसलिए नहीं कि फ़ंड्स दिए गए क्यों, लेकिन जब हुकूमत पे बुरा वक्त आया तो वो कहते हैं कि जब आपके पास बुरा वक्त आए तो आप फिर उस पर नज़र न्याज करते हैं। तो नज़र न्याज के तौर पे ये फ़ंड्स जारी किए गए। ये गवर्नमेंट को भी पता था कि ये इस्तेमाल नहीं होने हैं। अच्छा, इसलिए इसको धराधर अपने बंदों को दिया गया ताकि उनकी वफादारियाँ जो हैं वो इसको इंटैक्ट रखा जाए। और इस इंटैक्ट रखने के चक्कर में ये दिया गया। और इस पर अब अच्छा, आपने कहा धड़ाधड़ फंड्स दिए गए, पता भी था, तो ये फिर फंड्स ज़ाया नहीं हो जाते? नहीं, लैब्स क्यों होंगे? फंड्स तो पड़े हैं और अभी बजट आने में इस्तेमाल नहीं होंगे ना। टाइम आपका अगर मुकर्रर अभी खत्म बजट आने में 2-3 माह बाकी हैं। जून में आना ना बजट, बिल्कुल। तो अभी ये मई है और उसके बाद जून में आएगा। उस तक ये फंड्स जो हैं वो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, या जो बच जाएंगे वो अगले उसमें ईयर्स में, फिस्कल ईयर में चले जाएंगे। लेकिन जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ये नहीं है कि ये मेरे साथ वफादार है तो उसको फ़ंड जारी कर दिया जाए 40 अरब का, 20 अरब का, 15 अरब का। और ब्यूरोक्रेसी की जो है हाथ है वो हुकूमत की नब्ज़ों पे होते हैं। उनको पता है कि अब डॉक्टर चेंज हुआ है ऊपर से, तो अब ऊपर से दवाई भी चेंज होएगी, दवाई भी चेंज होएगी। और जो ब्यूरोक्रेट्स जो पिछले दौरे हुकूमत में लूट मार का हिस्सा रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं रहे हैं, जो रहे हर हैं दौर में होती है, उनका भी एहतसाब होएगा। और इनका ये सारे तरीका बताने वाले भी यही होते हैं। असल में तो ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं, सियासतदान इस मामले में उसको ये पता है कि पैसा आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसका तरीकाकार क्या है। उसको तरीकाकार बताने वाले ये माहिरीन है जो एक पेपर दे के CSS करके और उसके बाद इंतजामी शोबों में चले जाते हैं और फिर ये लूट मार करते हैं। सारे नहीं, मैं अगेन कहूँगा ज़्यादातर ईमानदार हैं, कुछ बेईमान हैं जिनकी वजह से सारे ही जो हैं वो बदनाम होते हैं। आप मेरा ख्याल है आप कहना चाह रही थी, नहीं कुछ ईमानदार हैं बाकी सारे बेईमान हैं, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, ज़्यादा वाकई ऐसे अच्छा, ये माशरे में ज़्यादा है। चलिए, पर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये ब्यूरोक्रेसी के जो फंड्स रुके हैं ये ऐसे MPs तक जाएँ जो हुकूमती भी हुए और अपोजिशन के भी हुए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फंड्स दिए जाए। क्या कसूर है? जिनके इलाके में मसाइल हैं उनका क्या नहीं, कसूर? वो होने ही नहीं थे। मैंने आपको बताया ठेकेदार भाग गया ना। जब ठेकेदार भाग गया तो काम कौन कराएगा और उनके बिल कौन पे करेगा? अभी तो सारी की सारी, अभी आपके पास वज़ीर आला नहीं है, आपके पास देखे आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं है, बिल्कुल CEO ही नहीं है, कोई किसी को पता ही नहीं है कि मुजदार का इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, गवर्नर ने मंजूर किया था नहीं किया था, कहना भी है, कोर्ट में जा रहे हैं लोग ऐसे फजूल में। मतलब अब ये एक बात होगी क्लियर कट, आपको पंजाब असम्बली के अंदर 197 की लीड दिखा दी गई, उसके बाद आप हीले बहाने करें और आप चिमटे रहने की कोशिश करें इक़्तिदार के साथ, ये एक गंदी रविश है। इस गंदी रविश को ख़त्म होना चाहिए और जो ये फलाई काम है, जो इंतज़ामी काम है, उनको चलता रहना चाहिए। मैं फिर दरख्वास्त करूँगा शहबाज शरीफ साहब से कि वो इस पर इंटरवीन करें और जो तरक्याती काम हैं किसी शहर के भी, पूरे पंजाब में राजनपुर से लेकर आप अटक तक जो है सारे पंजाब में जहाँ जहाँ काम रुके हुए हैं उसको खुदारा चलवाएं ताकि लोगों के मसाइल हल हों, रोड्स बने, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो। ये जितना टाइम है इसमें कितने मसाइल हल हो जाएंगे? हर तरफ ही मसाइल हैं। तो हम तरक्याती कामों की बात कर लें, हम महंगाई की बात कर लें, हम बिजली की बात कर लें, हम गैस की बात कर लें, आमिर भाई कितने आप कोशिश तो करें, कोई शुरू तो करें काम को करना। अगर आप काम शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है अगली हुकूमत के लिए भी अवाम आपको मुंतखब कर लेगी और आप सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड हो जाएंगे, और इलेक्टेड हो जाएंगे तो फिर आप जो है बेहतर काम कर सकेंगे अगले 5 साल के लिए। तो मेरा ख्याल है आप काम का आगाज़ करें, लोगों को नज़र आता है कि आ गया है बंदा, काम का आगाज़ करेगा। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को इसलिए कह रहे हैं भाई कि इस वक्त हमारे पास वज़ीर आला नहीं है, तो हमारी सारी उम्मीदें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब पर हैं कि वो पंजाब के 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं और पंजाब के इंतज़ामी मामलों को जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, उसके रवैये को, इसकी रविश को जानते हैं। वो इसमें मुदाखलत करें, साजिश ना करें, मुदाखलत करें और मुदाखलत करके हमारी बेहतरी के लिए तरक्याती कामों को जारी करवा। बिल्कुल जी, तो ये हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि लोगों के मसाइल हल हो जाएं तो इससे बड़ी तो और कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छा जी, गदागरों की शहर में भरमार है और मेरे ख्याल से ये ईद करीब आते ही एक तूफान आपको गदागरों का नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ है, बुरी तरह नाकाम है कम अज़ कम इस चीज़ को कंट्रोल करने में। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और इंतज़ामिया ने चुप साध ली है, शायद इंतज़ामिया के पास
बाकी बहुत सारे काम करने वाले हैं। क्या करें इंतज़ामिया? रमज़ान बाज़ारों में वो जा रही है, ओपन मार्केट में रेट्स वो कंट्रोल कर रही हैं, बहुत सारे दीगर काम भी हैं, तो फिर ये बेकारी जो हैं इनको खुली छुट्टी मिली है, ईदी इकट्ठी कर रहे हैं शायद आमिर भाई। बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये है जुमला। और लेकिन मैं कहता हूँ बेगर कांट बी चूजर बट कैन बी लूटर्स। हाँ, ये लूटने वाले बेगर्स हैं और ये गैंग बन चुके हैं। ये गैंग हैं। और ये इसमें मैं खबर में भी देख रहा था, शायद वो मिस भी कर गया, बच्चे खरीद कर और बच्चे किराए पे लेकर उनको इंजेक्शन, उनको अफीम खिला के ये मांगते हैं और इनको मांगने वालों को देने वाले भी गुनाहगार हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ ना, चील गोश्त बेचने वाले भी गुनाहगार हैं और चील गोश्त खरीद कर उसका सदका देने वाले भी गुनाहगार हैं। ये दोनों गुनाहगार हैं। आमिर भाई, ग्रुप्स बनाए हैं लोगों ने और अपने हिसार में किसी को एंटर भी नहीं होने दे रहे। ये आपके जो लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके हैं, जैसे कसूर है, जैसे किसी चौक से गुजरने के मुहाल है, क्योंकि आपके एक तरफ से नॉक और होता है, दूसरी तरफ से आपको लॉक करनी पड़ती है गाड़ी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रुझान जो है वो ये है कि नौजवान लड़के और लड़कियां आजकल मांगने में आते हैं और वो देख लेते हैं कि किस घर से ख़वातीन जो हैं कितना जेवर पहन के निकली हैं और उन गाड़ियों का नंबर देती है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो वाइपर मारने वाली नहीं बच्चे मारते हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, यही बताते हैं किस गाड़ी में जेवर पहना हुआ और किस गाड़ी में बुरी औरत है जो 60 साल से ऊपर की ख़वातीन है, क्योंकि उनके पास असली सोना होता है अपने दाज का, जो जिस वक्त में असली सोने का रुझान था। आपको वो कहते हैं ये पीतल रंग का है, लेकिन ये भी सोना है, ये चांदी रंग का है, ये भी सोना है, ये फलां रंग का है, ये भी सोना ही है। तो उनके पास वो असली सोना होता है। उसकी ये रिपोर्ट ये वाइपर मारने वाले, क्योंकि वो जब शीशे पे झुकता है तो गाड़ी के अंदर पड़े पर्स के अंदर तक भी वो देख सकता है। वो देखता है और फिर वही रिपोर्ट करता है कि इस गाड़ी का ये नंबर है, इस तरफ गई है, और पीछा किया जाता है और फिर उसको किसी सुनसान जगह पर जाके लूट लिया जाता है। तो ये बेकारियों के रूप में क्रिमिनल्स हैं। ये जो बच्चों को उठा के मांगती हैं ख़वातीन, ये घरों में काम नहीं करती हैं किसी के जाकर, ये किसी जगह मजदूरी नहीं करती हैं। कुछ लोग इमोशनल अटैचमेंट होती है कि अच्छा फलां ने बच्चा पकड़ा है। ये भाटी चौक में कोई बाबा है जो कि किराए पे देता है बच्चे, वहाँ जितना कम वजन का बच्चा होगा जिसकी पैदाइश अभी हुई होगी उसका कम रेट है। मैंने तो कल एक बिल्कुल नौजवान बारिश को एक बिल्कुल बच्ची को पकड़ के मांगते देखा। ये कज़ाफ़ी भट्ट साहब मुझे कह रहे थे, नहर पे हम जा रहे थे इफ्तारी के लिए, कज़ाफ़ी भट्ट साहब कह रहे थे यार ये जवान आदमी और कितना सेहतमंद है, और ये बच्ची को, इसने बिल्कुल छोटी बच्ची, मेरा ख्याल है 10, 12, 15 दिन की होगी जिसको उसने उठाया हुआ था। तो वो फिर कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने कहा जी वो बच्ची जो है ये काश मुझे दे दे, मैं इसको पाल लूँ। मैंने कहा अगर तुमने पालना है तो फिर उसके पास ही ठीक है, वो रहने दो। लेकिन ये आप रुझान चेक करें, ना इसको कोई पुलिस वाला पकड़ सकता है, ना इनको कोई इंतज़ामिया सरगर्म है। हम आज तक ना भिखारियों के बारे में कोई प्लानिंग कर सके हैं, ना ये चील गोश्त बेचने वालों के लिए प्लानिंग कर सके हैं। और अफसरान की बातें सुने तो वो कहते हैं जी हम तो CSS करके आए, तो हम तो आप लोगों से बिल्कुल अलग ज़हन के लोग। इंतज़ामिया कहती है कि इन लोगों को पकड़ के लेके कहाँ जाएं। बैगर हाउस बनाया था जहाँ पे आपने जनरल हॉस्पिटल बना दिया। हाँ। अयूब दौर में बना था वो। बैगर हाउस आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे अब वो हॉस्पिटल के नहीं, इतनी बड़ी तादाद में बैगर हाउस अगर हो भी तो इनके पास क्या इतने वसाइल हैं? मैं आपको बताऊँ, आप एक बैगर हाउस बनाए जी सिर्फ 25-30 लोगों के रहने का, पकड़ के वहां से बाहर ना निकलने दें। ये बाकी अगर आपको चौराहों पे नजर आ जाए तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। जो ये जो चीजें हैं, ऐसी एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू तो करें, इनको पता तो चले। फिर वही बात आ गई, क्या आप बेकारी करेंगे शुरू ये मुहिम? अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ऐड करने दें, ख्वाजा सिरा भी बहुत सारे बेकारी हैं। अब उधर क्या किया जाए, वो तो साइड होते भी नहीं। बेकारी कोई ख्वाजा, अच्छा उसमें आपको पता है मर्द भी ख्वाजा सिरा बन के मांगते हैं। ये बेशतर जो है, और ये सारे क्रिमिनल्स हैं, इनको पकड़ के कैद करें, बंद करें, इनको कमरों में इनसे काम लें, इनसे कोई कढ़ाई का काम ले, कोई इनसे बर्तन बनाने का, खाना पकाने का। कितना आजकल ट्रेंड है कि फ़ोन पे आपके खाना आ जाता है पका पकाया, ऐसे ही है, और समोसे आ रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ आ रहा है। तो यही काम इनसे लिया जा सकता है, इनको सिखाया जा सकता है, इनको रखा जा सकता है। बिल्कुल, इनके अलग से शहर से दूर ऐसे एरियाज बनाए, आप 25-30 लोगों को रख लें वहाँ पे, उसके बाद आप चौराहों पे ये बेकारी नजर नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई मुझे जाना है क्लोजिंग की तरफ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान में, एक कमेंट चाहिए, कैसा देख रहे हैं आप इस जलसे को? अच्छा जलसा होगा और इमरान खान साहब जलसा करना जानते हैं। गो आहिस्ता 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 आहिस्ता। पंडाल बहुत बड़ा सजा हुआ है आमिर भाई। नहीं पंडाल तो सजेगा, मीनार पाकिस्तान है, पता नहीं कुर्सियाँ कितनी लगी हैं वो भी हमने समझ आ जाएगी। लेकिन ये देखें जलसा उनको करना आता है, और वो जितने भी उन्होंने जलसे पेशावर में किया, कराची में किया, बहुत ज़बरदस्त जलसे थे। आज लाहौर का भी जलसा होगा, लेकिन उनका बयानिया खुद ही उनके वज़ीर ने ही
पीट दिया कि हमें जो है वो किसी साजिश के तहत नहीं निकाला गया। बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आ गया, तो मेरा ख्याल है आहिस्ता 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 ये इनका बयानिया पिट जाएगा। उसके बाद ये इनके पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं बात करने के इनका लिए। ना बस महंगाई रहेगी, ना इनके पास कुछ, जितनी चीज़ें हैं वो उन्होंने खुद की हैं, खुद उन्होंने आवाम पर टेस्ट कर ली है। तो अब उस पर क्या कहेंगे कि नहीं हुकूमत महंगाई कर रही है, तो आपने, हाँ बिल्कुल, लोग ये पूछेंगे या पेट्रोल महंगा हुआ तो आपने क्यों किया था। चलिए जी, ना मेरा ख्याल है कि ये जलसा तो कामयाब होगा, लेकिन इनकी जो मुहिम है मुझे वापस लाओ वाली, ये शायद कामयाब नहीं है, ये नहीं कामयाब होगी। चलें जी, अब ये तो वक्त ही बताएगा आज के जलसे का फीडबैक कैसा रहेगा, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, कल डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस और फिर एक बार से शो में आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं सुंदस फाउंडेशन। आप सभी लोगों ने नाम सुन भी रखा है, आप सभी लोग वाकिफ़ भी हैं कि सुंदस फाउंडेशन किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। थैलीसीमिया से मुतासर बच्चों का यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम कोई नहीं है जी। आप दुनिया में अपनी अच्छी ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, किसी एक के लिए भी अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो मेरे ख्याल से आपकी आखिरत सवर जाती है। तो फिर ये इदारे जो कि इतना ज़बरदस्त काम सर अंजाम दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारे साथ आज प्रेसिडेंट ऑफ सुंदस फाउंडेशन मौजूद हैं, मोहम्मद यासिन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अपने मेहमान को खुश आमदीद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? मैडम बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि सुंदस फाउंडेशन किस तरह से और क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगी आज आप एक ब्रीफ समरी बताएं कि कब सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई, किसने बुनियाद रखी, प्लान क्या था, और जब स्टार्ट किया आज आप कहाँ स्टैंड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमेशा जो है ना सिर्फ सुंदस फाउंडेशन बल्कि सुंदस फाउंडेशन जैसे और इदारे हैं और या जो और खैर का काम कर रहे हैं और हमेशा जो है वो मज़लूमों की आवाज़ बना। और उसने जब भी ये पैगाम सुंदस फाउंडेशन का या बाकी इदारों का पहुंचाया तो वो लोगों तक पहुंचा, तो लोगों ने हमारी मदद की। तो आपने जिस तरह पूछा कि सुंदस फाउंडेशन कब वजूद में आया, तो सुंदस फाउंडेशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ही, इस मुक़द्दस महीने में इसका वजूद आया। और इस आज हमें जो है 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और सुंदस फाउंडेशन इसलिए जो कायम हुआ था कि 25 साल पहले जो है थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों को, हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को और दीगर जो इमराज़ खून में मुब्तला मरीज़ थे, उन्हें छोटे शहरों और कस्बों से जो है वो लाहौर या कराची जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या इलाज के लिए जाना पड़ता था। तो इसलिए जो है हमने कोशिश की कि हमने पहला अपना सेंटर जो है वो गुजरांवाला में जो है वो उसका आगाज़ किया। और गुजरांवाला से हम लोग सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर में जो हम आए। और इंशाअल्लाह ताला अब कुछ अरसे के बाद इंशाअल्लाह ताला इसी साल जो है हम लोग डेरा गाजी खान, मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन और जो छोटे शहर हैं और बड़े शहर हैं जिस तरह कराची है, पेशावर है, कोयटा, वहाँ पे भी जो है अपनी सर्विसेज जो है ना उसको बढ़ाएंगे। और वहाँ पे भी थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को जो है इलाज और मुआलजा की सहूलियात जो है उन मुखय्यर हजरात के जो इस इदारे के साथ ताउन करते हैं उनके ज़रिए और अल्लाह की मदद से जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसानियाँ पैदा की जा सकें। सही। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है जैसे कि आपने बताया। मुझे लगता है कि अब वक्त ये है कि जहाँ पर आप ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वहीं पर आगाही लोगों तक पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। तो क्या कोई ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं जो साथ साथ लोगों में शऊर बेदार करें, आगाही दें कि असल में थैलीसीमिया का मर्ज़ क्या है, क्यों बच्चे इससे मुतासर होते हैं, इसका हल क्या निकालें? देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उसका मैं आंसर इस तरीके से देता हूँ कि थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों की और दीगर जो अमराज में हैं उनकी तादाद जो है वो आगाही ना होने की वजह से बढ़ रही है। और जो अरबों रुपए का बजट है हमारे जैसे इदारों का और हुकूमत का जो है इनके इलाज मुआलजा के लिए जो है ना वो सर्फ होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग जो है सुंदस फाउंडेशन भी और हुकूमत भी और बाकी इदारे भी जो है वो अपनी आगाही मुहिम चलाएँ। सुंदस फाउंडेशन जो है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में और पब्लिक प्लेसेस में थैलीसीमिया से बचाव की आगाही की मुहिम चला रहा है। और इसको जो है हम पंजाब से जो है पूरे मुल्क में लेके जा रहे हैं और हम लोगों को बताते हैं कि जब
एक कपल जो है वो मर्द और ख़वातीन शादी के रिश्ते में जो है वो बनते हैं, तो उससे पहले जो है वो थैलेसीमिया का जो टेस्ट है जिसका नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस वो करवा लिया जाए। और अगर उसमें जो है किसी में जो है वो दोनों में उसके जो है वो माइनर आते हैं या उसके कैरियर आते हैं तो वो आपस में शादी ना करें। इससे जो है बहुत बड़ी तकलीफ़ से और बहुत बड़ी मुश्किल से और परेशानी से भी बचा जा सकता है। और इसके बारे में जो है वो उलमा हज़रात ने फतवे भी दिए हुए हैं कि ये जो है इक़्तिदाम जो है वो दुरुस्त है। और हमें जो चाहिए और तमाम सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस जो कानून जो है वो असम्बली के जो है खानों में जो है वो गिर्द से जो है वो अटा और पड़ा हुआ है, उसको जो है वो पास करें कानून को, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो सख्ती से अमल दरामद कराएं। और शादी से पहले जो है वो जब तक टेस्ट को जो है वो ज़रूरी नहीं करार दिया जाएगा उस वक्त तक जो है हम अपने मकासद में नहीं रोकथाम भी नहीं हो सकती और अपने मकासद में कामयाब भी नहीं हो सके। और मैं यहाँ पे और कहूँ कि हुकूमत में चाहिए कि निसाब का हिस्सा भी बनाया जाए इसको, ताकि जो है वो शुरू से ही जो है ना इसके बारे में जो है वो जो तालिब इल्म हैं या आम लोग जो हैं वो आगाही उनको मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो हमने बताया कि जी आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए, सुंदर फाउंडेशन किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। अब थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के साथ असल में होता क्या है वो भी आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं पहुँचा सकें। किस तरह से इलाज मुआलजा चलता है थैलेसीमिया से मुतासिर? देखें, जो भी थैलेसीमिया का पेशेंट है या हीमोफीलिया का है वो जब डायग्नोस होता है अपनी यानी 4 से 5 माह की उम्र से या 6 माह की या 1 साल की उम्र में डायग्नोस होता है तो वो जो है वो हमारे पास आता है रजिस्टर्ड होने के लिए। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं उसको रजिस्टर कर देते हैं और रजिस्टर करने के बाद जो है तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो सुंदस फाउंडेशन की हो जाती है उनके इलाज और मुआवजा की। तो उनके इलाज और मुआवजा के साथ उनके बाकी भी मसाइल होते हैं, क्योंकि एक घर में जो है आगाही ना होने की वजह से और बदकिस्मती सी जो है एक घर में 2 से 3 पेशेंट या 4 पेशेंट भी कई जो है वो लोग होते हैं। तो यहाँ पे तो एक मरीज़ का जो है वो इलाज जो है कितना मुश्किल है और उसके लिए खून का अतिया इकट्ठा करना कितना मुश्किल है और उसके लिए फ़ंड्स कितने मुश्किल हैं। तो जिस फैमिली में दो पेशेंट हों या 3 हों या इससे ज़्यादा हों तो उसके लिए जो है बड़े मसाइल हमें जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो हम जिस तरह आजकल रमज़ान है, रमज़ान में भी जो है वो ब्लड की जो है वो बड़ी शॉर्टेज है। तो आपके चैनल में जब कोविड आया तो कोविड में भी आपने हमारी मदद की, आपने पैगाम पहुंचाया लोगों तक, स्टूडेंट्स तक और पब्लिक तक कि जो है वो खून के एहतियात दें। तो आज भी पूरे मुल्क में रमज़ान की वजह से तमाम थैलेसीमिया के सेंटर्स में जो है वो खून दे सकते हैं और खून का अतिया देने से जो है वो कीमती इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। यहाँ पे मैं ज़िक्र करता चलूँ कि कुरान की आयत है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी ज़िंदगी को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो यहाँ पर जो है एक बैग से एक अतिया खून से जो तकरीबन जो है 500 ml की एक बॉटल होती है उससे जो है 3 कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। एक थैलेसीमिया की ज़िंदगी को, दूसरा हीमोफीलिया की और तीसरा जो है ब्लड कैंसर की। तो इससे जो है वो 3 ज़िंदगियाँ जो बचती हैं। सही। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम शो में एक बार फिर से हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी हमारे साथ यासीन खान साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा जिन लोगों ने खून के एहतियात देने कैसे आपसे रब्ता कर सकते? रमज़ान मुबारक में तो वैसे हमारे सेंटर जो है 24 घंटे खुला होता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी 24 घंटे खुला होता है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। तो हम जिन्होंने खून के एहतियात देने हैं वो हमारे सेंटर्स में आके जो है वो अफ्तारी के बाद भी खून के एहतियात दे सकते हैं। रमज़ान की ये बात कर रहा हूँ। और अगर वो अपना रमज़ान के बाद जो है वो ब्लड कैंप लगवाना चाहें अपने इलाके में या अपने घर पे कहीं भी, तो हम लोग हाज़िर हैं। हमारे साथ वो इन्फॉर्म हमें कर दें तो हम आके जो है ब्लड कैंप वहाँ पे भी लगा लेंगे और वो खून का अतिया वहाँ पर भी दे सकते हैं। सही। तो जी ये मेरे ख्याल से सबको इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। किसी ना किसी की ज़िंदगी अगर आपकी वजह से महफूज हो जाती है, बच जाती है, तो इससे बढ़कर जो है वो दुनिया में आपने और कौन सी नेकी कमा लेनी है। मुन्नू भाई की कुछ खिदमात में आपसे जानना चाहूँगी। बिलाशुबा ये उनकी जानिब से ही तमाम तर कार खैर जो है वो शुरू किया गया।
कुछ उनकी खिदमत पे रोशनी डालिए। मुन्नू भाई की खिदमत तो जो हैं वो ना सिर्फ सुंदस फाउंडेशन के लिए सिर्फ नहीं, उनकी तो पूरी जो है इस सोसाइटी के लिए, पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए हैं। और मुन्नू भाई ने तो हमेशा जो है वो ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए बहुत काम किया। मुन्नू भाई जो है वो जहाँ बहुत बड़े जो है वो शायर अदीब थे और कॉलमिस्ट थे, वहाँ पर वो बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो है वो तकरीबन जो है वो 18 साल जो हैं वो उन्होंने सुंदस फाउंडेशन को दिए। और वो रोज़ाना सुबह जो है वो सुंदस फाउंडेशन आते थे और बच्चों के दुखों को और तकलीफ़ों को देखते थे और उनके हल की तरफ चल पड़ते थे। वो उन्होंने सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के लिए और बाकी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अपनी बीमारी में भी उन्होंने कराची तक का सफ़र किया, पेशावर तक का सफ़र किया। और उन्होंने बहुत इन बच्चों के लिए जो है वो खून के एहतियात इकट्ठे करने के लिए, उनके लिए जो है फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए जो बहुत बड़ा काम किया। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सुंदस फाउंडेशन और मुन्नू भाई जो है वो दोनों लाज़िम मलज़ूम थे, ना थे बल्कि वो अभी हमारे लिए हैं और हमारे दिलों में वो आज भी जो है वो उनका वही मकाम है। आज भी वो सुंदस फाउंडेशन के लिए जो है वो ज़िंदा जावेद हैं और हम उनकी खिदमात को या उन्होंने जो काविशें की इन बच्चों के लिए उनको भुलाया नहीं जा सकता। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी ज़रूर अता फरमाएगा। रोज़ाना कितने बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है और कितनी शॉर्टेज का आपको सामना रहता है? सुंदस फाउंडेशन में ही जो डेली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है वो तकरीबन 500 से 600 बैग की ज़रूरत होती है, क्योंकि सुंदस फाउंडेशन की इस वक्त 8 सेंटर काम कर रहे हैं। उनके लिए जो है वो इतने बैग जो है ज़रूरत होती है। और इसी तरह थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ जो है वो रोज़ाना जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं। और अगर उन्हें ना ब्लड मिले तो आप यकीन करें जो है उनको एक तो बहुत मायूसी होती है उन्हें, और वो बीमार पड़ जाते हैं। अगर इन बच्चों को वक़्त के ऊपर साफ़ और सेहतमंद खून जो है मिले और इनको अद्वियात मिलें, क्योंकि हम और ज़िंदगी का मुकम्मल दारोमदार ही ब्लड पे है ना, ब्लड पे और मेडिसिन के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 25 साल या 30 साल पहले थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल या 12 साल होती थी। लेकिन सुंदस फाउंडेशन और बाकी जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, जो इनको वक़्त के ऊपर साफ़ और सेहतमंद खून मुहैया करते हैं और इनकी मेडिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो अब ये बच्चे नहीं, ये अब नौजवान भी हो गए हैं। अब ये इनकी उम्रें जो हैं वो इनके उम्रें बढ़ गई हैं, तकरीबन जो है ना 40 से 45 साल के भी मरीज़ हमारे पास हैं और ये ग्रेजुएट हो गए हैं, इन्होंने मास्टर्स कर लिए हैं। ये अपने अब इस माशरे के ऊपर बोझ नहीं है। ये वो अपनी दुकानदारी करते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, यहाँ तक कि वो मीडिया के बहुत सारे हाउसेस में भी काम कर रहे हैं। वो वकील बन रहे हैं, वो ताजर बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं और इस माशरे को और इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं। तो मेरी अपील है कि ये जितने भी थैलेसीमिया के मरीज़ हैं या हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, इनके लिए जो है वो लोग जो है वो नौजवान जो है वो अपने खून के एहतियात दें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुखय्यर हज़ात जो हैं वो अपने एहतियात दें और डोनेशन दें, अपनी ज़कात दें, ताकि उनका इलाज जो है बेहतर से बेहतर किया जा सके, ताकि वो माशरे के ऊपर बोझ ना बने बल्कि जो है माशरे को सर्व करें वो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये माह मुबारक हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त वक्त है कि हम अपने ज़कात अतियात इस तरह के बच्चों के लिए निकालें जिनकी ज़िंदगी ही जुड़ी है ज़कात और अतियात और खून के अतियात के लिए। आप कैंप्स लगाते हैं, लोगों को तशहीर करते हैं, आपका कोई सोशल मीडिया पेज जहाँ पर आप अपडेट्स देते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पर आज कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, लोग यहाँ करते जी इसी तरह है। हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप्स लगाते हैं और वो इतला भी देते हैं लोगों को कि यहाँ पे आप आके खून का अतिया दे सकें। हम मार्केट्स में ब्लड कैंप्स लगाते हैं, कॉलेजेस में लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लगाते हैं, मुख्तलिफ़ दफातर में लगाते हैं, बल्कि हम लोग मीडिया हाउसेस में भी कैंप लगाते हैं और लोग खून का अतिया देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जिस तरह खून के अतिया इस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो है वो खून के अतिया की ज़रूरत है, खून का अतिया भी दें। लेकिन माह रमज़ान है, माह रमज़ान में लोग अपनी ज़कात देते हैं, अपनी खैरात देते हैं, अतियात देते हैं। तो वो हमें जो है अपनी ज़कात खैरात दें ताकि हम इनका इलाज भी कर सकें। और मैं आपके तवज्जो से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में आपने देखा होगा कि बहुत सारे
ऐसे इदारे जो पूरा साल काम नहीं करते और ऐसे लोग जो जिनका कोई वजूद नहीं होता, वो रमज़ान मुबारक में आ जाते हैं डोनेशन और ज़कात खैरात इकट्ठी करने के लिए। उनके ज़कात और खैरात इकट्ठी करने की वजह से जो सुंदस फाउंडेशन और सुंदस फाउंडेशन जैसे और खैर का काम करने वाले लोग हैं, उनको मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम मुखय्यर हज़रात से ज़कात और खैरात देने वाले लोगों से अपील है कि वो चाहे सुंदस फाउंडेशन है या कोई भी अदारा है, बहुत देखभाल कर ज़कात दें, क्योंकि अगर आपने ज़कात उन लोगों को दे दी जो उनके मुस्तहिक नहीं है, तो सुंदस फाउंडेशन में जो थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के और ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उनका इलाज नहीं हो सकेगा। तो ये जो है लोगों को खुद देखना है कि वो उन्होंने किन इदारों को जो है वो ज़कात खैरात देनी है। तो अपनी ज़कात, अतियात या फिर खून के अतियात जब भी आप प्लान कर रहे हैं या आपने अभी देने हैं, तो ज़रूर सुंदस फाउंडेशन को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनका इलाज मौलजा चल रहा है, आप ही लोगों की ज़कात और अतियात के ये सिर भी हैं और मुस्तहिक भी हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं तमाम देखने और सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सुंदस फाउंडेशन जो है, सुंदस फाउंडेशन ने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की बुनियाद रख दिया है। गुलबर्ग में हमारा ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये 10 से 12 फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पे ना सिर्फ थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चों का इलाज होगा, यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इसमें कायम होगा, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और ब्लड कैंसर के बच्चों के लिए काम करेगा। और ये हॉस्पिटल जो है वो आम मरीज़ों के लिए भी जो है वो होगा। उसकी तामीर के लिए हमें तकरीबन जो है 3 से 4 अरब रुपए की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरी हुकूमत वक्त से भी, या जो भी हुकूमत है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उससे अपील है कि वो भी इस कार खैर में जो है उसको हॉस्पिटल को बनाने में हमारी मदद करे, और तमाम जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपने अतियात जो है इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए दें। हमें बेशक वो अतिया ना दें, हमें वो ईंट ख़रीद कर दे दें, हमें वो सरिया ख़रीद के दे दें, हमें वो सीमेंट ख़रीद के दे दें, या हमें जो वो इंस्ट्रूमेंट उस हॉस्पिटल में चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट, वो हमें ख़रीद कर दे दें। तो मेरी यही अपील है। जिस सूरत में भी आप हेल्प करना चाहते हैं, आपको ईजी लगती है, आप वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी दुखी इंसानियत की मदद की जा रही है, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। कि आपको भी अल्लाह ताला ने अगर ये मौका दिया है तो आगे बढ़ें और ज़रूर अपना किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले जी हम जान लेते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है। मायदा की तरफ चलेंगे। मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बतानी है। जी मायदा, कहिएगा अब मौसम इस वक्त बाहर कैसे है? बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम आज इंतहाई दिलकश है। रात भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी होने के बायस, और आज भी जो है वो शहर में 40% अमकानात जो है वो बारिश के जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बायस जो है शहर का मौसम जो है खूब सुहाना हो गया। हमारे शहरी जो है पिछले चंद हफ्तों से जो है वो खासी गर्मी को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अभी जो है हमारे शहरियों के लिए मौसम खासा खूबसूरत हो गया। उसी के साथ जो है कहीं आज शहर में बादल देखने में नज़र आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ कहीं सूरज जो है हल्की हल्की किरणें जो है हमारे शहर को दिखा रहा है। लेकिन उसी के साथ ठंडी हवाएं भी जो हैं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके बायस जो है शहर का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया। हमारे शहरी आज इस मौसम को तो खूब अच्छे से इंजॉय करेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से आज दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नज़र आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम फ़िलहाल 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कम से कम जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की बूंदाबांदी होने के बायस जो है वो जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी कमी थोड़ी सी देखने में नज़र आई है। लेकिन क्योंकि अभी जो आज प्रेडिक्शन जाहिर की गई है वो 40% अमकानात जाहिर किए गए हैं बारिश के, तो हमारे शहरी जो हैं आज के मौसम को तो अच्छे से इंजॉय करें। लेकिन आइंदा 24 घंटों में जो है वो तो बारिश के अमकानात हैं ही, लेकिन आइंदा हफ्ते में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से तो ताहाल अभी जो है वो बारिश के अमकानात जाहिर नहीं है, लेकिन आज जो है हमारे शहरी इस मौसम को जो है वो खूब अच्छे से। ठीक है जी मायदा, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, और प्रोग्राम के हिस्से में जी हमने रूटीन जो शुरू कर रखी है आपको हेल्दी रखने के लिए शामिल करते हैं आज की हेल्दी टिप।
हमारे साथ जी रहमान अब्बास मौजूद हैं, तो रहमान की तरफ चलेंगे। जी रहमान, आज की टिप क्या है? अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आपका लाइफ कोच रहमान अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको फ़िट करने के लिए। माह रमज़ान में फ़िटनेस का ख्याल भी रखना है, बाकी काम तो ज़िंदगी के चलते रहेंगे, अल्लाह को याद भी करना है, रोज़े भी रखने, लेकिन सेहत है तो दौलत है, तो इससे बड़ी कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो इसी का ख्याल रखने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी टीम चाहती है कि माह रमज़ान में, वैसे तो सारा साल हम आपको पुश करते रहते हैं, माह रमज़ान में आप अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मेडिटेशन है, अल्लाह को याद भी करना है। सेहत होगी तो आप दुआएं अपनों से रिलेटेड जो है उनकी खुशियों के लिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वर्कआउट है लव हैंडल्स साइड फैट। हाँ, वैसे कोई भी फैट हो तो बुरी लगती है, तो चलें आज हम इस फैट को कम करते हैं डंबल्स के साथ। हमें डंबल्स चाहिए, अगर डंबल्स नहीं है तो पानी की बॉटल्स हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो हैं डंबल्स, लेकिन नॉर्मल रेंज में आपने बहुत ज़्यादा वेट यूज़ नहीं करना। तो चलें, डंबल आ गए मेरे पास। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है सर्कल आपने करना है। जैसे क्लॉकवाइज एक सर्कल है, उस तरह आपने एक रोटेटर की तरह आपने एक्सरसाइज करनी है। तो चलें वर्कआउट करते हैं। 15 रैप्स होंगे, 3 सेट्स होंगे, 15 सेकंड की ब्रेक के साथ। स्टार्ट करें। ओके, इसको आप डाउनलोड करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक भी आपने लाजमी देना है, क्योंकि माह रमज़ान में बहुत से लोगों को जो वॉच नहीं करते उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो आप उनको बताएं, शेयर करें, डाउनलोड करें, मुझे फीडबैक देना है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। वर्कआउट स्टार्ट करें। चलें, फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल। आर्म्स आपने स्टिफ रखने, जो टेक्निक्स मैं अब बताऊँ उसको आपने फॉलो करना है। चेस्ट आपकी लिफ्ट अप, कोर आपका टाइट, आर्म्स आपके स्टिफ। स्टार्ट। 1 2 3 4। पानी की बोतल आप यूज़ कर सकते हैं अगर डंबल्स नहीं है, नहीं तो 1 से 2 kg से ज़्यादा वेट आपने यूज़ नहीं करना। 8 9 10। फर्स्ट एक्सरसाइज 3 सेट्स आपने करने हैं क्लॉकवाइज सर्कल में। इसमें फुल बॉडी वर्कआउट, आपका स्पेशल जो एरिया है वो एब्डोमिनल कोर एरिया इन्वॉल्व होगा। सेकेंड एक्सरसाइज क्या करें, थर्ड बिगेस्ट मसल जो है वो है कोर एरिया। अब यहाँ से अगर कपड़े आपने पहनने हैं तो एब्डोमिनल शो होगा तो बुरा तो लगेगा ना, तो चलिए इसको कम करते हैं साथ। ओके, साइड्स के लिए रिस्ट इनसाइड आपने टर्न करनी है। ओके, नाउ विद स्पीड, मैं स्लो मोशन में बताऊंगा। 1, चेस्ट लेवल तक आपने ऊपर आना। 2 3 4। नाउ स्पीड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वो 10 ईच साइड आपने करने हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है कि आपको स्लो मोशन में आपने करना है ताकि एक रिदम आपकी मेंटेन रहे। उसके बाद आपने एक रिदम में स्पीड में आपने अप लेके जाना है। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है आपके लव हैंडल्स, ओब्लिक्स मसल्स के लिए परफेक्ट टोनिंग एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज, आर्म स्टिफ, दोनों डंबल्स को पकड़ लें एक लेवल पे, आर्म्स आपके स्टिफ होने चाहिए, चेस्ट अप होनी चाहिए, कोर टाइट होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। अपर बॉडी मूव। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ईच साइड आपने करने हैं। परफेक्ट एक्सरसाइज है। इसी तरह कॉम्बिनेशंस के साथ जिससे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको बताई है। उसके बाद आपने रिदम में, ओके, नाउ डाउन, लेवल आप कर लें, शोल्डर लेवल थोड़ा सा आपने वाइड करना है, फेस आपका स्ट्रेट हो। 1 2, ये आपके स्पाइनल बैक फैट के लिए। 3 4, फेस डाउन नहीं करना, बैक आपकी कर्व हो जाती है, ये अच्छा नहीं होता, बैक पे प्रेशर आता है। फेस स्ट्रेट। 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। 3 सेट्स, 15 सेकंड ब्रेक। इसी तरह कॉम्बिनेशंस के साथ आपने करना है। आप ऐसा करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेज में पीर, मंगल, बुध, इस तरह आप डिवाइड कर लें, एक पैटर्न बना लें, प्रोग्राम डाउनलोड करें। सिंपल, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपका कोच आपको गाइड कर रहा है। तो इसलिए माह रमज़ान में सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने निकालें खुद को फिट करने के लिए, और मुझे फीडबैक दें। और स्पेशली हमारी टीम को दुआओं में याद भी करना है, क्योंकि आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप इसको फॉलो करें।
और वेट नहीं बढ़ने देना। डाइट का ख्याल रखना है, मुझे फीडबैक देना है। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। जी तो रहमान, थैंक यू सो मच, आपने आज की हेल्दी टिप हमारे साथ शेयर की। आज का टोटका क्या है, अब वो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम नईम आपके साथ नई बात, नए टॉपिक के साथ, नए टोटके के साथ। आज हम बताएंगे कि अफ्तारी के बाद हमें बोझलपन क्यों होता है, हमें अपनी तबीयत में नासाजी क्यों मिलती है। होता क्या है कि हम अफ्तारी के वक्त बहुत तेज़ी के साथ खाना खाते हैं। अगर हम सुन्नत नबवी पे अमल करें तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी अफ्तारी को एंजॉय भी करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सबसे पहले आप खजूर, जिसमें बहुत एनर्जी होती है, एक खजूर अगर आप एक गिलास दूध के साथ आप ले लेते हैं, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आपको कभी भी बोझलपन का एहसास नहीं होगा। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिवाज है पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ और उसके साथ बाज़ार की तली हुई चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। क्यों ना हम घर पे बना के इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जब हम ये खा रहे हों, बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे, बाज़ लोग रास्ते में होते हैं, उन्हें ये चीज़ें मजबूरन खाना पड़ती हैं, तो उस सूरत में आप एक कहवा ज़रूर घर जाके पिएँ। ग्रीन टी का बना लें, पुदीने के साथ बनाएं, अजवाइन डालें, थोड़ा सा पुदीना डाल के ये कहवा ज़रूर पी लें। इससे आपका ये बोझलपन ख़त्म हो जाएगा और आप अगले दिन सहरी के लिए आप फिर से परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताती जाऊँ, हम अपनी रोटी जो हमारे यहाँ का एशिया का बेस्ट गिफ्ट है, उसको मत मिस किया कीजिए। रात को रोटी ज़रूर खा लें, थोड़ी सी लें, ज़रूर खाएं, इससे आप में एनर्जी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर अपने नए टोटके, नई बात के साथ हाज़िर होंगे। इरम नईम को इजाज़त दें। जी तो नाज़रीन, हमने जाना है अब एक ब्रेक की तरफ। आप कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और सेगमेंट्स में अब जी हम मोबाइल रेट्स शामिल करने वाले हैं। अगर आपने ख़रीदा है मोबाइल, हुवावे के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। तो हुवावे Y7 प्राइम मोबाइल है, 22,999 रुपये इसकी कीमत। हुवावे Y7P मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी, अगर आपने ख़रीदना है 28,999। हुवावे का ही Y8P मोबाइल है और 32,200 रुपये इसकी कीमत। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी, हुवावे 7A मोबाइल, कीमत है इसकी 35,999। मोबाइल के रेट के बाद कुछ बात कर लेते हैं मीट रेट्स की और इसके साथ साथ वेजिटेबल रेट्स की आज के भाव में। अच्छा जी, हसनैन की तरफ हमने चलना है जो कि बताएंगे कि जी क्या सूरत हाल है आज मार्केट की। जी हसनैन। रमज़ान बाज़ार गार्डन टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए इंतज़ामात की तो जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि जो शहरी हैं उनको जो चीनी है वो सस्ती मिलेगी, 80 की बजाय 70 रुपये फ़ी किलो मिलेगी और जो आटे का थैला है वो 450 की बजाय 400 का थैला मिलेगा 10 किलो का। तो अगर बात की जाए रमज़ान बाज़ारों की, डीसी की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो भी रात को जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो चीनी है वो शहरियों को 70 की बजाय 75 रुपये किलो मिलनी है। तो रमज़ान बाज़ारों में ताहाल जो चीनी है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 160 रुपये की 2 किलो का पैकेट दिया जा रहा है। इसके ऊपर शहरी क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान भी किया गया, डीसी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको महंगी चीनी 80 रुपये किलो यहाँ पर ख़रीदने को मिल रही है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, ये किसकी नाअहली है, बर वक्त इक़दामात करना या फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये कौन करेगा? आपको कितनी मुश्किलात का सामना? मुश्किलात का सर सबसे पहली बात तो ये ना कि अगर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है और आपके जिस तरह आप बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी जारी होगा डीसी की तरफ से, तो अभी भी मैं चीनी खरीद के आ रहा हूँ, अभी भी वो 160 रुपये के 2 किलो दे रहे हैं। यानी कि जो रिलीफ तो वो है ना जो फिल फौर हमें मिले। अगर वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया तो इस वक्त तक कोई अमल दरामद हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई 160 रुपये का पहले भी लेके जा रहे थे, आज भी लेके जा रहे हैं। तो ये हुकूमत का काम है कि इस पर अमल दरामद कराएं और आम शहरी को ना जो सहूलत है वो मैसर हो। जी बिल्कुल, जो आम शहरी है उसको सहूलत जो है वो मैसर होनी चाहिए। यही बात है कि जो शहरी हैं नाखुश नज़र आते हैं कि 2 दिन पहले का ऐलान किया हुआ है
डीसी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जब हमारी बात हुई, यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो पटवारी साहब हैं, उनका ये कहना था कि जी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, डीसी की जानिब से हमें कोई अहकामात नहीं दिए गए, जब तक हमें सप्लाई नहीं मिलेगी या हमें कोई नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल नहीं होगा, तब तक हम जो चीनी है पुराने रेट्स के ऊपर यानी कि 80 रुपये किलो दी जाएगी। और शहरियों का ये कहना है कि इंसाफ या रिलीफ तो वही होता है जो आपको बर वक्त मिले, और इसी वजह से जो शहरी हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माह मुबारक के रोज़े जो हैं गुजर रहे हैं, और अगर रिलीफ देना है और सस्ता आटा चीनी देना है तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? हमें अखबारात में तो नज़र आ रहा है, बयानात में तो नज़र आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग अभी तक कह रहे हैं कि वो सस्ता आटा और चीनी से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके हैं। सो ये थी जी आज की हमारी सब्जियों के रेट, और अब चलते हैं जी मीट रेट्स की तरफ। सबसे पहले जी ज़ैनत शॉप के रेट हैं। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 649 रुपये में। बीफ मेंस आपको मिलेगा 935 रुपये किलो में। अगर आपने खरीदना है मटन तो 1150 रुपये किलो इसकी कीमत है, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1888 रुपये में, 1888 रुपीज़। अब जी चिकन के रेट क्या हैं? सरकारी रेट जिसको कहा जाता है, और ये सुबह रेट लिस्ट निकलती है, इसके मुताबिक 244 रुपये रेट है जिंदा मुर्गी का, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 354 रुपये किलो। एग रेट्स क्या हैं जी? आगे बढ़ते हैं। रिटेल प्राइस 139 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये की बचत होगी, और 137 रुपीज़ 137 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद गोरमे के रेट हैं जी 138 रुपये दर्जन। तो यहाँ पे हमारी ये रेट लिस्ट मुकम्मल हो गई है। अब जान लेते हैं करेंसी के रेट्स क्या हैं माल के हाल में। रेट लिस्ट है हमारे पास, शेयर करेंगे आपके साथ। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।